लक्ष्मीकांत। चैप्टर नंबर 20। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संविधान के संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत के विस्तार से नहीं लिए गए संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए, परंतु 2 अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हता, शपथ और वेतन और भत्तों से संबंधित है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। पहला, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद से पुनः विचार के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति को उसकी सलाह व उसके अनुसार कार्य करेगा। दूसरा, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। 75 अनुच्छेद क्या कहता है कि मंत्रियों के बारे में अनुपम। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की संख्या के सदस्य 15% अधिक नहीं होगी। 15% अधिक नहीं होगी। इस संबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा किया गया है। संसद में किसी भी दल का राजनीतिक दल का सदस्य किसी दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा। चौथा, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। पांचवा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। छठा, राष्ट्रपति मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। सातवां, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मार्च की अवधि तक संसद के सदस्य का सदस्य नहीं है, वह अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। आठवां, मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। पहला, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहक शक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी और वह उसी प्रकार अभिव्यक्त होगी। दूसरा, मंत्री के राष्ट्रपति के नाम पर पारित आदेशों व अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट हो। इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिप्रमाणित किए जाने वाले किसी आदेश व प्रपत्र की वैधता इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता कि उक्त आदेश और प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित व निष्पादित है। तीसरा, राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाही को और सुगम बनाने के साथ मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन के संबंध में नियम बनाएगा। अनुच्छेद 78 के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन संबंधित मामलों के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्णय और विधान के प्रस्ताव के बारे में सूचित करें। दूसरा, संघ के प्रशासन आदि के संबंधित मामलों, प्रस्तावित विधान के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करें। तीसरा, राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मामले में जिसमें कि एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है जिस पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, उसे मंत्रिपरिषद के विचारक भेज दें। अनुच्छेद 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संसदीय समिति में उसे सदस्य बनाया गया हो कि बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। वह राष्ट्रपति व उसको कार्य करने के हेतु सलाह देती है। 42 व 44 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। वह उपबंध उपराष्ट्रपति व मंत्रियों के बीच एक अतरंग व गोपनीय संबंधों पर बल देता है। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। अनुच्छेद 74 अनिवार्य है। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता के नहीं कर सकता। बिना सलाह एवं सहायता की कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा, वह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। 1974 में न्यायालय ने जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, वह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों की को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। समानतः लोकसभा राज्यसभा ही संसद सदस्यों को मंत्री को नियुक्त करता है, मंत्री पद पर नियुक्त करता। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री पद पर सुशोभित होता है तो 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, निर्वाचन से अथवा नामांकन से, नहीं तो उसे मंत्री पद से रद्द कर दिया जाएगा। एक मंत्री जो संसद के किसी सदस्य का सदस्य है, दूसरे सदन में कार्रवाई में भाग लेने बोलने का अधिकार है, परंतु उसी सदन में मत देने का अधिकार जिसका वह सदस्य है। मंत्रियों द्वारा ली गई शपथ एवं उसका वेतन। मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति को उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वह अपनी शपथ में कहता है, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा, भारत की अखंडता व संप्रभुता की अक्षुण्ण रखूंगा। तीसरा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। भय तथा पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। अपनी गोपनीयता की शपथ में मंत्री शपथ लेते हैं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा जो उसे किसी व्यक्ति तथा व्यक्तियों के बीच तब तक के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्तुति या प्रकट नहीं करूंगा। 1992 में देवी लाल द्वारा उप प्रधानमंत्री को शपथ को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह असंवैधानिक है। संविधान में केवल प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों का उपपद है। उच्चतम न्यायालय ने इस शपथ को वैध ठहराया और कहा किसी व्यक्ति की उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल व्याख्यात्मक है। ऐसी व्याख्या उसे प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती। इसमें कहा गया है किसी मंत्री की उप प्रधानमंत्री व अन्य प्रकार के मंत्री जैसे राज्य मंत्री, उप मंत्री वाली व्याख्या जो संविधान में वर्णित नहीं है उसे राज्य द्वारा शपथ को अवैध घोषित नहीं करती है यदि उसके द्वारा ली गई शपथ का वास्तविक भाग सही है। मंत्रियों के वेतन व भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है। एक मंत्री, एक सदस्य, एक सांसद सदस्य को दिए जाने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास सुविधा, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधा आदि प्रदान करता है। 2001 में प्रधानमंत्री का व्यय विषयक भत्ता बढ़ाकर 1500 से 3000 रुपये प्रति माह और केंद्रीय मंत्री के लिए 1000 से 2000 रुपये प्रति माह, राज्य मंत्री के लिए 500 से 1000 और उप मंत्री के लिए 300 से 600 माह प्रति माह कर दिया है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उसकी सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वे एक दल की तरह कार्य करेंगे और समान रूप से उत्तरदायी रहेंगे। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, जिसमें कि राज्यसभा के मंत्री शामिल हो, त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा में विकसित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत का निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व नहीं करता और नए चुनाव की मांग करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मांगने हेतु बाध्य नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल की बैठक में उसके विचार इसके विरुद्ध हों। सभी मंत्रियों का कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णय माने और संसद के बाहर भीतर उनका समर्थन करें। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है और इसके लिए तैयार नहीं है तो उसे त्याग पत्र देना होगा। पूर्व में कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल के साथ मतभेद के चलते कई बार त्याग पत्र दिए हैं। उदाहरण के 1953 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने साथियों के साथ मतभेद के चलते त्याग पत्र दे दिया था। सी.डी. देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन नीति पर मतभेद के कारण त्याग पत्र दे दिया। आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के विरोध में त्याग पत्र दे दिया था। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है।
विचारों में मतभेद के कारण किसी मंत्री के कार्यों को संतुष्ट न होने पर प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम की सिद्धि कर सकता है। इस संदर्भ में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पाया है, सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जब तक कि हम ऐसे कार्यालय को निर्मित न करें, उसे प्रधानमंत्री को नामित और बर्खास्त करने की शक्ति प्रदान न करें, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं हो सकता। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यदि वह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका उत्तरदायित्व मंत्री पर होता है तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ब्रिटेन में यह मुहावरा विधिक रूप से मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अतः उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी ओर भारत में संविधान में किसी मंत्री के लिए किसी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे, यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय के क्षेत्र से बाहर है। मंत्री परिषद की संरचना। मंत्री परिषद मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। उनके बीच का अंतर उनका पदक्रम, वेतन और राजनीतिक महत्व है। इन सभी मंत्रियों के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार का उच्चतम कार्यकारी है। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय व अन्य मंत्रालय होते हैं। वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं, उसकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इनके उत्तरदायित्व की परिधि संपूर्ण केंद्र सरकार पर है। राज्य मंत्रियों को मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी बनाया जा सकता है। सहयोग के मामले में उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के मंत्रालय के विभागों पर भार दिया जा सकता है अथवा मंत्रालय संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। दोनों ही मामलों में कैबिनेट की देखरेख, सलाह व जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार के मामले में मंत्रालयों के कार्य कैबिनेट की तरह पूरी तरह शक्ति व स्वतंत्रता से करते हैं। हालांकि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते। वे तब तक बैठकों में भाग नहीं लेते जब तक कि उन्हें मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता है। इस क्रम में अगला क्रम उप मंत्रियों का है, जिन्हें मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता। उन्हें कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक व संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। वे कैबिनेट मंत्री के सदस्य नहीं होते, कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है। वे मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं, जिसे मंत्रालय भी कहा जा सकता है। उनके पास कोई विभाग नहीं होता। वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों की सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। हालांकि 1967 में राजीव गांधी की सरकार के प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप प्रधानमंत्री मुख्यतः राजनीतिक कारणों से नियुक्त किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों शब्द अलग अलग एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु एक निश्चित अंतर है। यह अपनी संरचना व कार्यों से भिन्न है। मंत्रिमंडल की भूमिका हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय लेने वाली संस्था है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। यह केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है। परिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में यह लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इसमें मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की श्रेणी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। मंत्रिपरिषद यह सरकारी कार्य होते हुए बैठक में एक साथ बैठक नहीं करती। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है, जबकि जो मंत्रिमंडल होता है यह एक निकाय की तरह इसमें हफ्ते में एक बार बैठक करता है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करता है। इसका कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। मंत्रिपरिषद सभी शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु कागजों में, जबकि मंत्रिमंडल में ये वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए कार्य करता है। मंत्रिपरिषद में कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है, जबकि मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है और ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। मंत्रिपरिषद ये मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है, जबकि मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए निर्णय के अनुपालन की देखरेख करता है।
मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। इसका आकार और विवरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का विधान प्रधानमंत्री समय और स्थिति को देखकर करते हैं। ब्रिटेन में विकसित संसदीय व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय निकाय के रूप में वर्गीकृत है। हालांकि इसे विधायी मंजूरी प्राप्त है। वेतन भत्ते अधिनियम 1952 मंत्री को मंत्रिपरिषद का सदस्य बताया गया है, जिसमें जिस नाम से पुकारा जाए उसमें उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल संविधान के अनुच्छेद 352 के 1978 में 44 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं था। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों का परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, उसके कार्य व शक्तियों का विवरण नहीं दिया गया है। दूसरे शब्दों में हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन के संसदीय परंपरा पर आधारित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी थे, जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की लोकसभा की प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। इधर हम देख रहे थे मंत्रिमंडल की भूमिका। तो ये क्या है? ये राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। केंद्र सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग है। ये केंद्र सरकार का उच्च कार्यकारिणी है। उसके बाद ये केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है। वह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है। उसका परामर्श उस पर बाध्यकारी है। वह मुख्य आपदा प्रबंधन है। सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटने हैं। वह सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है। वह उच्चतम स्तर पर संवैधानिक अधिकारों, वरिष्ठ सचिवालयों, प्रशासकों की नियुक्तियों को नियंत्रित करता है। वह विदेश नीति और विदेश मामलों को देखता है। भूमिका का वर्णन। तो कई प्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्रियों ने संविधान में विशेषज्ञ में कैबिनेट की भूमिका, विशेष रूप से ब्रिटिश कैबिनेट की भूमिका की व्याख्या की है, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही है। वो इस प्रकार है। रैमजे मेनन ने उसे राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहता है, जबकि लोवेल ने इसे कैबिनेट राजनीतिक वस्तु का आधार है। सर जॉन मेरेंट कैबिनेट वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। ग्लेन स्टोन कैबिनेट सूर्य समान है और चारों ओर अन्य निकाय भ्रमण करते हैं। बाकर कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। बेगे हॉट कैबिनेट हाइफान है, जो कार्यपालक और विधायी विभाग दोनों के साथ जुड़ी होती है। सर आइवी जोनेस कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। वह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करते हैं। LM एमरी कैबिनेट सरकार को निर्देश देने वाला एक मुख्य उपकरण है। ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट की भूमिका इतनी सशक्त प्रतीत होती है कि रैमजे मेनन इसे कैबिनेट की तानाशाही कहते हैं। अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्नर्ड में लिखते हैं कि यह एक ऐसा निकाय है जो कि अत्यधिक शक्तिशाली है। इसका वर्णन सर्वशक्तिमान निकाय के रूप में किया जा सकता है। जब भी यह बहुमत द्वारा इस स्थिति को प्राप्त करती है तो वह स्थिति प्रसार हेतु प्राप्त हर निर्णय जैसी होती है। वह निर्णय कुछ पिछले 2 पीढ़ियों की तुलना में अधिक पूर्ण है। यह विवरण भारतीय संदर्भ में काफ़ी हद तक सही है। उसके बाद है आंतरिक किचन कैबिनेट। इस कैबिनेट में 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाला छोटा निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने 2 से 4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वास सहयोगी रखता है। वह हर समस्या का चर्चा करता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर सहायता करती है। इसमें न केवल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अपितु इसके बाहर भी, जैसे कि प्रधानमंत्री के मित्र, पारिवारिक सदस्य शामिल होते हैं। भारत में प्रत्येक मंत्री के एक आंतरिक कैबिनेट होती है, यानी एक घेरे के अंदर घेरा। इंदिरा गांधी के ज़माने में आंतरिक कैबिनेट अति शक्तिशाली थी, जिसे किचन कैबिनेट भी कहा जाने लगा था। प्रधानमंत्री ने आंतरिक कैबिनेट संविधान का आश्रय निम्न कारणों से लिया है। यह एक छोटा सा अंग है जो निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है। दूसरा, इसकी बैठकें होती हैं। यह सरकार के कार्यों को बड़ी कैबिनेट की अपेक्षा अधिक तत्परता से निपटती हैं। तीसरा, यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए गोपनीयता बरतने में सहायता करती है। हालांकि इसमें कई दोष भी हैं, जैसे कि यह उच्चतम निर्णय लेने वाले अंग के रूप में कैबिनेट के महत्ता और अधिकारों को कम करती है। दूसरा, यह बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है।
आंतरिक व किचन कैबिनेट का सिद्धांत, जहां पहले से तय निर्णयों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, भारत में अनोखा नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में यह प्रचलन है कि सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने में काफ़ी शक्तिशाली है। मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। विषय 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। 75 मंत्रियों संबंधित अन्य प्रावधान। 74 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन करना। 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना और संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। 88 सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। धन्यवाद।